जय भारत। मैं निशा मिश्रा नायक वन में आपका स्वागत करती हूँ। जिन खबरों को नेशनल मीडिया के माध्यम से छुपाया जाता है उन खबरों को उजागर करने के लिए यह कार्यक्रम जिसमें आपको दिखाई जाती है प्रतिदिन सड़क से लेकर संसद तक की ताजा खबरें। आइए देखते हैं आज की ताजा खबरें। साथियों, खानदेश एवं पश्चिम महाराष्ट्र विभागीय परिषद आज 13 जून 2004 को नासिक शहर में हो रही है और इस परिषद के उद्घाटन सत्र के लिए जो विषय चर्चा के लिए रखा गया है उस विषय से ही इस कार्यक्रम के इस विभागीय परिषद के उद्घाटन सत्र का प्रारंभ हो रहा है। साथियों, इस सत्र के लिए जो विषय रखा गया है वो विषय है निजीकरण में आरक्षण की मांग करना। चर्चा बाद में होगी, हमारे लोगों को पहले विषय समझ लेना चाहिए। निजीकरण में आरक्षण की मांग करना वर्तमान संवैधानिक आरक्षण समाप्त करने के ब्राह्मणी षड्यंत्र में शामिल होने के बराबर है। एक बार फिर मैं रिपीट करता हूं ताकि आप लोगों को पता चले। निजीकरण में आरक्षण की मांग करना वर्तमान संवैधानिक आरक्षण को समाप्त करने के ब्राह्मणी षड्यंत्र में शामिल होने के बराबर है। साथियों, यह विषय हमने बॉम्बे में जो राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ था उस अधिवेशन में इस विषय को चर्चा का विषय हमने बनाया था। क्योंकि इस विषय की और इस विषय के पीछे की साजिश जो है उसकी गहराइयों को ध्यान में रखकर और उसका परिणाम और प्रभाव जो समाज में होने वाला है उसको ध्यान में रखकर इसे केवल राष्ट्रीय अधिवेशन में ही चर्चा का विषय बनाने की बजाय इसे राष्ट्रीय स्तर के अभियान का विषय बनाकर सारे देश भर में साथियों हम लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं। क्योंकि बामसेफ के द्वारा देश भर में जो कार्यक्रमों का आयोजन और नियोजन हो रहा है, जो राष्ट्रव्यापी जनजागरण महाजागरण का अभियान देश भर में चल रहा है, यह राष्ट्रव्यापी अभियान सारे देश भर में 4 जनवरी से लेकर 15 दिसंबर तक चलने वाला है और इसमें 15,000 मीटिंगें सारे देश भर में होने वाली। क्योंकि कुछ लोग ऐसा आइसोलेशन में सोच सकते हैं, विचार कर सकते हैं कि शायद यह कार्यक्रम केवल नासिक शहर में हो रहा है। इसीलिए मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि यह कार्यक्रम बामसेफ की 26 राज्यों में जो शाखाएं कार्यरत है उस 26 राज्यों में ये कार्यक्रम हो रहा है और सारे देश भर में जो 597 जिले हैं
उसमें से 550 जिलों में हम लोगों ने संगठन का जाल बनाने का फैसला किया है। उसमें आज के तारीख में 26 राज्यों में 413 जिलों में और लगभग 1500 तहसीलों में वामसेवक संगठन की शाखाएं कार्यरत है। इस साल के अंत तक 500 जिलों में और 2500 से लेकर 3000 तहसीलों तक वामसेवक संगठन का जाल बनने वाला है। इसमें एक कार्यक्रम होने वाले हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कार्यक्रम है ये 26 राज्यों में लगभग 500 जिलों में और 1500 तहसीलों में ये कार्यक्रम होने वाला है। ये कार्यक्रम आइसोलेशन में केवल नासिक शहर में ही हो रहा है, ऐसा कुछ लोगों का भ्रम हो सकता है। इसलिए इस भ्रम को मैं पहले ही समाप्त कर देना चाहता हूं कि ये कार्यक्रम 26 राज्यों में और लगभग 500 जिलों में और 1500 तहसीलों में हो रहा है। इस कार्यक्रम को कंडक्ट करने के लिए पिछले साल बॉम्बे में जो वामसेवक का राष्ट्रीय अधिवेशन संपन्न हुआ उसमें 12,000 डेलीगेट प्रतिनिधि कार्यकर्ता उपस्थित थे। इसमें से केवल 1,000 कार्यकर्ताओं को हमने ये जो राष्ट्रीय स्तर का अभियान है इस अभियान को कंडक्ट करने के काम पर लगाया है। आप लोग जानते हो कि वामसेवक में कार्य करने वाले ये जो कार्यकर्ता है ये कर्मचारी कार्यकर्ता है और हर कर्मचारी को एक हफ्ते में एक रविवार की छुट्टी होती है। साल के 52 हफ्ते होते हैं और 52 हफ्ते होने की वजह से 52 रविवार होते हैं। अगर एक कार्यकर्ता एक रविवार को एक मीटिंग लगाने का कार्यक्रम करे तो एक कार्यकर्ता साल भर में 52 मीटिंगें लगा सकता है। अगर 1000 कार्यकर्ताओं के साथ इसकी गिनती की जाए तो 52,000 मीटिंगें साल भर में लेना संभव है। परंतु हमने प्रैक्टिकल प्लान बनाया, व्यवहारिक प्लान बनाया कि अगर एक कार्यकर्ता 52 रविवार में से केवल 15 रविवार का एवरेज उपयोग कर ले, एवरेज औसतन उपयोग कर ले तो साल भर में 1000 कार्यकर्ता बड़े आसानी से 15,000 कार्यक्रम मीटिंगें ले सकता है। इसलिए इस भ्रम से मुक्त हो जाना चाहिए कि ये केवल नासिक में होने वाला कार्यक्रम है। ये केवल नासिक में होने वाला कार्यक्रम नहीं है। अभी उत्तर प्रदेश के 4 जिलों में यही कार्यक्रम करके इस विषय पर बोलकर मैं यहाँ इधर आया और फिर जाने वाला है। आज रात में फिर रात में मध्य प्रदेश में 6 जगह कार्यक्रम है और इसी विषय पर चर्चा हो रही है। तो ये जो सारे देश भर में कार्यक्रम हो रहे हैं इस कार्यक्रमों के लिए कई विषयों पर हम लोग एक साथ चर्चा कर रहे हैं। क्योंकि हमारे संगठन में नए नए राज्य और नए नए जिले और नए नए शाखाएं शामिल हो रही है, इसलिए कई बुनियादी विषय जो हमने पहले चर्चा में लाए वो विषय भी कई नए नए राज्यों में नए नए जिलों में चर्चा में लाना पड़ रहा है। इसलिए मैं ये बताना जरूरी समझता हूं कि एक साथ कई विषयों पर देश भर में चर्चा चल रही है। एक विषय है, इसमें से एक विषय है कि क्या मूल निवासी बहुजन हिंदू है? क्या मूल निवासी बहुजन हिंदू है? अर्थात गुलाम बनाने वालों का और गुलामों का एक ही धर्म हो सकता है। यह है एक विषय जिस पर हम देश भर में चर्चा कर रहे हैं। दूसरा विषय है ब्राह्मण धर्म धर्म नहीं है। ब्राह्मण धर्म धर्म नहीं है। यह मूल निवासी बहुजनों को गुलाम बनाने का षड्यंत्र है। हमारे लोग ब्राह्मण धर्म को हिंदू धर्म मानते हैं। ये हिंदू धर्म नहीं है, इसका असली नाम ब्राह्मण धर्म है और ये धर्म भी नहीं है, ये षड्यंत्र है। इस पर देश भर में चर्चा करनी है।
तीसरा विषय है आरक्षण समाप्ति की ओर और मूल निवासी बहुजनों के बुद्धिजीवी वर्ग का सामाजिक उत्तरदायित्व। इस विषय पर भी देश भर में हम लोग अभियान चला रहे हैं। चौथा विषय है भूमंडलीकरण, निजीकरण एवं उदारीकरण। यह केवल आरक्षण को ही समाप्त करने का षड्यंत्र नहीं है, बल्कि मूल निवासी और उनके मातृभूमि को गुलाम बनाए जाने का षड्यंत्रकारी अभियान है। यह भी विषय है जिस पर हम लोग देश भर में चर्चा कर रहे हैं। पांचवा विषय है जो खास करके बैकवर्ड क्लासेस के लोगों को जगाने के लिए बनाया, ओबीसी के लोगों को जगाने के लिए बनाया कि बैकवर्ड क्लास को, ओबीसी को ब्राह्मण धर्म द्वारा शूद्र बनाए जाने का एहसास नहीं है। यही पिछड़े वर्ग की, ओबीसी की मूल समस्या है। इस पर भी देश भर में चर्चा चल रही है। और एक विषय है जिस पर अभी उद्घाटन सत्र में हम लोग चर्चा कर रहे हैं, विषय है निजीकरण में आरक्षण की मांग करना वर्तमान संवैधानिक आरक्षण को समाप्त करने के ब्राह्मणी षड्यंत्र में शामिल होने के बराबर है। ये जो विषय है, इस विषय को सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि इस विषय को हमने चर्चा का और राष्ट्रीय स्तर का अभियान लेने का निर्णय क्यों किया। सबसे पहले मैं इसका उद्देश्य आप लोगों को बताना चाहता हूं। कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि प्राइवेटाइजेशन में आरक्षण हमारे लोगों को ना मिले, इसका विरोध करने के लिए हम लोग ये अभियान चला रहे हैं। ऐसा कुछ भोले शंकर लोग समझ रहे हैं। भोले लोग हैं, उन पर दया की जा सकती है, उन पर गुस्सा करने का कोई कारण नहीं है। हमारे ही लोग कि प्राइवेटाइजेशन में आरक्षण हमारे लोगों को ना मिले, इसका विरोध करने के लिए प्राइवेटाइजेशन में आरक्षण अगर मिलता है तो इसका विरोध करने के लिए हमने ये चर्चा का अभियान चलाया है। ऐसा जो कुछ लोग समझते हैं, ये भोले शंकर लोग हैं। इस अभियान का, इस चर्चा का ये उद्देश्य नहीं है। इस चर्चा का क्या उद्देश्य है? इस चर्चा का उद्देश्य ये है कि जो लोग प्राइवेटाइजेशन में आरक्षण देने की बात कर रहे हैं, वो आरक्षण देने की बात वर्तमान संवैधानिक आरक्षण समाप्त करने के लिए, हमारे लोगों का प्रतिरोध समाप्त करने के लिए कर रहे हैं, ताकि हम लोग उनके समर्थन में खड़े हो जाए और समर्थन में खड़े होकर वर्तमान संवैधानिक आरक्षण आसानी से उनको समाप्त करने दे। ये हम होने नहीं देंगे। इसके लिए जनजागरण करने के उद्देश्य से ये जो षड्यंत्र है, इस षड्यंत्र का पर्दाफाश करने के लिए कि ये जो प्राइवेटाइजेशन में आरक्षण देने की बात चलाया जाना या प्राइवेटाइजेशन में आरक्षण की मांग करवाने के लिए कुछ लोगों को सामने रखकर परोक्ष रूप से प्राइवेटाइजेशन का समर्थन करने का कार्य करवाने के लिए सामने लाना और प्राइवेटाइजेशन का समर्थन करने की वजह से वर्तमान संवैधानिक आरक्षण समाप्त करने के लिए हमारा समर्थन खड़ा करना, ये जो षड्यंत्र है, इसका पर्दाफाश करने के लिए ये अभियान चलाया जा रहा है। हम लोग मूर्ख लोग नहीं हैं जो हमारे अपने संवैधानिक अधिकार जो ऑलरेडी हमको मिले हुए हैं, वो मिले हुए अधिकार केवल इसलिए छोड़ दे कि कोई हमको गाजर दिखा रहा है। ये छोड़ो भाई, तुमको हम देने वाले, ये छोड़ दो जो मिला हुआ है, ये छोड़ दो, ये गाजर दिखा, ये देने वाले, इधर गाजर रखा है, बोला ये देने वाले, दिया नहीं, देने वाले, ये छोड़ दो, इसे खत्म कर। ये तो ऐसा हुआ कि एक बकरी को हरा चारा दिखाया गया
उसको काटने के लिए ले जाना। बकरी को काटने के लिए ले जाना है, उसको हरा चारा दिखाया तो वो जो बकरी है वो हरा चारा देखकर सामने फिर आती है। जो आदमी हरा चारा लेके खड़ा है वो फिर पीछे जाता है, जहां काटने का स्थान है वहां तक पीछे जाता है। बकरी वहां तक पीछे आती है कि हरा चारा मिले। बकरी काटना जहां है वहां तक पहुंच जाती है। हरा चारा जो हाथ में है वो बाजू में रखा जाता है। बकरी को वधस्थल पर ले जाकर उसको काट दिया जाता है, हरा चारा उसको मिलता नहीं। ये गाजर दिखाने का है। इसलिए हमेशा याद रखा जाना चाहिए। मैं हमेशा ये कहता हूं, जो परिवर्तन का आंदोलन होता है, ये परिवर्तन का आंदोलन, परिवर्तन के आंदोलन का सूत्र है, याद रखना। बहुत फंडामेंटल बात मैं आपको बता रहा हूं। ये परिवर्तन के आंदोलन का सूत्र क्या है कि परिवर्तन में समाज के लोग शुरू में विरोध करते हैं और अंत में समर्थन करते हैं। परिवर्तन के आंदोलन में जो परिवर्तन करने वाले लोग हैं उन्हें याद रखना चाहिए। परिवर्तन करने वाले जो लोग हैं उनको परिवर्तन का विरोध करने वालों से डरना नहीं चाहिए। तो परिवर्तन करने वाले लोगों को क्या करना चाहिए कि परिवर्तन में प्रारंभ विरोध का होता है और अंत समर्थन का होता है। अगर निष्ठा से प्रबोधन का और परिवर्तन का कार्य चालू रखो तो प्रारंभ विरोध का होता है और अंत समर्थन का होता है। इसलिए जो सच है उसका लोगों के पास जानकारी लेकर जाने का कार्यक्रम निरंतर चालू रखना चाहिए। इसलिए शुरू में ही मैं आप लोगों को ये बता देता शुरू में कि ये जो विषय है, अगर हमारे लोगों को प्राइवेटाइजेशन में आरक्षण मिलता है तो उसका विरोध करने के लिए नहीं रखा है। ये क्या लगना, मगर वर्तमान संवैधानिक आरक्षण समाप्त करने के लिए अगर कोई इसका हथियार के तौर पर उपयोग कर रहा है तो इसका विरोध करने के लिए हमने ये विषय चर्चा के लिए रखा है। क्योंकि हमारे लोग भोले शंकर है, भोले शंकर समझते हो ना, भोले वो देने की चर्चा करते हैं तो हमारे लोग मानते हैं दे दिया। हमारे लोग कितने भोले हैं, वो क्या कहते हैं, वो चर्चा करते हैं तो हमारे लोग मान जाते हैं दे दिया। वो चर्चा शुरू करते हैं तो हमारे लोग मान लेते दे दिया। भोले लोग। इसलिए साथियों इस विषय वस्तु को बहुत विस्तार से जानना समझना जरूरी है। नासिक के उन लोगों का मैं बहुत आभारी हूं जिन लोगों ने हमारे विरोध में प्रदर्शन किया, बहुत शतशः आभारी। अब मैं इसे ज्यादा बड़े पैमाने पर करने वाला हूं। थोड़ा सा ढीला ही चल रही है, एकदम अभी ऊर्जा आ गई। अब ये कार्यक्रम देशव्यापी ज्यादा नियोजनबद्ध तरीके से होंगे, ज्यादा योजनाबद्ध तरीके से होंगे, राष्ट्रव्यापी होंगे। इसके लिए प्रदर्शन करने वाले लोगों का मैं बहुत आभारी हूं कि उन्होंने मुझे प्रेरणा दी। तो मुझे भी प्रेरणा की जरूरत है। सहारनपुर में एक बार संविधान की स्वर्ण जयंती या शासक जातियों की संविधान के साथ धोखेबाजी की स्वर्ण जयंती, इस विषय पर बोलते वक्त मैं वहां एक मुद्दा समझा रहा था। क्या समझा रहा था कि वर्ण व्यवस्था में अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग शूद्र नहीं है, अदर बैकवर्ड क्लासेस के लोग शूद्र वर्ण के लोग हैं। अब ब्राह्मण धर्म द्वारा इनको शूद्र बनाया गया है। इनको भी बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान लिखा, उस संविधान में उन लोगों को उन्होंने हक और अधिकार दिए
बड़े पैमाने पर हक और अधिकार दिए, मूलभूत अधिकार दिए, फंडामेंटल राइट दिए। ए फंडामेंटल राइट, उसके संदर्भ में मैं वहां एक मुद्दा समझा रहा था कि वर्ण व्यवस्था में चौथे वर्ण के जो अदर बैकवर्ड क्लासेस के शूद्र वर्ण के लोग हैं, उनके लिए भी फंडामेंटल राइट की व्यवस्था बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में की। ये मुद्दा समझाने के लिए मैंने जब कहा कि वर्ण व्यवस्था में चौथे वर्ण के जो लोग हैं वो अदर बैकवर्ड क्लासेस के लोग हैं, अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग आउटकास्ट है, वर्णबाह्य, वर्ण व्यवस्था के बाहर के लोग हैं। अगर अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग वर्ण व्यवस्था के बाहर के लोग हैं, तो मैंने सवाल उठाया था कि फिर वर्ण व्यवस्था के अंदर जो शूद्र है वो कौन है? तो जवाब दिया था वर्ण व्यवस्था के अंदर जो शूद्र है वो कोई और नहीं, वो अदर बैकवर्ड कास्ट के लोग हैं। ऐसा जब मैंने सहारनपुर में 4-5 साल पहले कहा था, तो उस सभा में 4-5 माली जाति के लोग, उन्होंने उठकर खड़े होकर विरोध किया कि आप हमको शूद्र क्यों बना रहे हैं। मैंने उनको कहा कि मेरा नाम वामन है, मैं बामन नहीं हूं, शब्दशः मैं आप लोगों को बता रहा। और ये किसका वर्ण क्या हो, किसका वर्ण क्या ना हो, ये निर्धारित करने का अधिकार ये बामन का है, वामन का नहीं है। ये अधिकार बामन का है। ये ब्राह्मणों ने निर्धारित किया है कि तुम्हारा वर्ण क्या है, ये उन्होंने निर्धारित किया, मैं केवल बताने का काम कर रहा हूं। आप लोग विरोध कर रहे हो और कह रहे हो कि ऐसा आप मत कहो, तो मैं अभी इस मंच से घोषित करता हूं, वहां उस समय मैंने कहा था कि अब ये कार्यक्रम, अब तो मैंने उदाहरण के लिए कहा, मैंने उनको कहा अब तो विषय दूसरा है और उदाहरण के लिए कहा, अब मैं इसको विषय बनाकर देश भर में अभियान चलाऊंगा। ये प्रेरणा तुम्हारे विरोध की वजह से मुझे मिली। मैंने उनको कहा भाई तुम लोग मुझे जानते नहीं हो, हम पागल किस्म के लोग हैं, इस बात को मानते हैं, फिर पागल की तरह उसका पीछा करते हैं, छोड़ते नहीं। मान लिया हमने कि ये सच है, फिर उसका पीछा करते हैं, फिर उसको जगाने का काम करते हैं। तो इसको विषय में मैंने डिसाइड किया, ब्राह्मण धर्म द्वारा पिछड़े वर्ग को, ओबीसी को शूद्र बनाए जाने का एहसास नहीं है, यही ओबीसी की मूल समस्या है, ऐसा विषय बनाया और अभी तक चल रहा है। इस पर हमने बुकलेट लिखे, पर्चे लिखे, कैसेट तैयार किए। अब इस विषय पर भी नासिक वालों से जो प्रेरणा हमको मिली, उससे अब ये कार्यक्रम ज़्यादा बड़े पैमाने पर चलाया जाएगा, एक बात। दूसरी, इसकी सीडी बनाई जाएगी, इसके ऑडियो कैसेट्स बनाए जाएंगे, इसके बुकलेट बनाए जाएंगे और सारे देश भर में अब इसका गजर किया जाएगा। गजर बिल्कुल नहीं छोड़ा जाएगा। तो इसके पहले साथियों, ये बात मैं आप लोगों को बताना जरूरी समझता था, ताकि आप लोगों को पता चले हमारा कन्विक्शन है। हम किसी चीज को एक बार डिसाइड कर लेते हैं, एक डिसाइड करते नहीं हैं, और अगर डिसाइड कर लिया तो फिर उससे पीछे हटते नहीं हैं। यही हमारी खासियत है। इसी वजह से लोग हमारा साथ सहयोग करते हैं, इसी वजह से लोग हमारा सहयोग करते हैं, और इसी विश्वास को बनाए रखकर हम ये अभियान देश भर में चलाते हैं। अब हम इस विषय पर विस्तार से आपको जानकारी देना चाहें। साथियों, क्योंकि ये आरक्षण से संबंधित विषय है, इसलिए और जो सब्जेक्ट है उसका षड्यंत्रकारी रूप जानने और समझने के लिए आरक्षण का इतिहास जानना और समझना जरूरी है। क्योंकि आरक्षण का इतिहास जानने और समझने से आपको पता चलेगा कि वर्तमान जो आरक्षण है उसको समाप्त करने का षड्यंत्र करने वाले जो लोग हैं, वो करने वाले लोग कौन हैं, ये जानने और समझने के लिए आरक्षण का इतिहास जानना समझना जरूरी है। इसके लिए पार्श्वभूमि के तौर पर वो इतिहास मैं आप लोगों को पहले बताना चाहता हूं, ताकि जो विषय मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूं वो विषय आप लोगों को समझ में आए। साथियों, अगर आरक्षण का इतिहास जानने और समझने की कोशिश करें तो ये इतिहास शुरू होता है
ज्योतिराव फुले ने हंटर कमीशन को एजुकेशन के लिए जो प्रतिवेदन दिया था, मेमोरेंडम दिया था, उस मेमोरेंडम में ज्योतिराव फुले ने एजुकेशन के साथ साथ हमारे लोगों को प्रशासन शासन में हिस्सेदारी हो उसके बारे में भी अंग्रेजों को इशारा किया था। और उस संदर्भ में उन्होंने एक बात कही थी। क्या बात कही थी? खास बात कही थी। वो बात है कि उन्होंने प्रशासन में जो ब्राह्मण हैं उन ब्राह्मणों को एक खास शब्द से उल्लेख किया था। वो खास शब्द क्या है? वो खास शब्द का उल्लेख उन्होंने वहां किया। उसमें उन्होंने कहा कलम कसाई। ज्योतिराव फुले के ऊपर यह आरोप लगाया जाता था कि उनको भाषा ठीक से समझ में नहीं आती। ज्योतिराव फुले ने एक नया शब्द निर्माण किया तो आप अनुमान लगा सकते हो उनको भाषा की कितनी गहरी समझ थी। एक नया शब्द निर्माण किया, वो शब्द है कलम कसाई। दो शब्द है, कलम और कसाई। कलम और कसाई दो शब्दों को मिलाया, एक तीसरा शब्द बनाया कलम कसाई। एक कलम शब्द है, एक कसाई। कलम कसाई नाम का एक शब्द बनाया, जोड़ शब्द बनाया, इसको मराठी भाषा में जोड़ शब्द बोलते हैं। एक तीसरा शब्द बनाया कलम कसाई। इसका क्या अर्थ है? ज्योतिराव फुले को क्या अभिप्रेत है इसका अर्थ? इसका अर्थ है कि प्रशासन में जो ब्राह्मण बैठे हुए हैं, सरकार माए बाप जो योजनाएं उनके कल्याण के लिए बनाती है, वो ब्राह्मण वो कल्याणकारी योजनाएं अमल में ही नहीं लाते और अमल में ना लाने के लिए वो कोई न कोई बहाना ढूंढते हैं और कलम का उपयोग करके वो बहाना लिखते हैं। जैसे ब्राह्मण लोग आरक्षण के लिए ये कहते हैं, क्या कहते हैं? कहते हैं कि कैंडिडेट आर नॉट अवेलेबल एंड दोज हु अवेलेबल दे आर नॉट सुटेबल। पहले तो कहते हैं कि कैंडिडेट आर नॉट अवेलेबल, कि कैंडिडेट अवेलेबल नहीं है, और जो अवेलेबल है वो सुटेबल नहीं है। एक तो अवेलेबल ही नहीं है और जो अवेलेबल है वो सुटेबल नहीं है। यानी एक कलम, ब्राह्मण ने कलम लिखा, क्या लिखा? कैंडिडेट आर नॉट अवेलेबल एंड दोज अवेलेबल दे आर नॉट सुटेबल। यह कलम से लिख दिया। इस कलम का ब्राह्मण ने अधिकार हमारे काटने के लिए किया, न चाकू का उपयोग किया, न छुरी का उपयोग किया, न तलवार का उपयोग किया। ब्राह्मण ने कलम का उपयोग किया, इसलिए ब्राह्मण कलम चलाने वाले कसाई है। इस तरह से ज्योतिराव फुले ने एक शब्द प्रयोग किया और कलम का उपयोग अधिकार काटने के लिए करते हैं, ये उल्लेख ज्योतिराव फुले ने किया। परंतु छत्रपति शाहू महाराज ज्योतिराव फुले के नीति को मानने वाले थे। उन्होंने अपने राज्य में 26 जुलाई 1902 को आरक्षण पर सबसे पहले अमल किया। 26 जुलाई 1902 को एक रिजर्वेशन लागू किया और इसकी आश्चर्यजनक बात यह थी कि ब्राह्मण और सेनवी दो जातियों को छोड़कर सभी को आरक्षण था। बहुत सारे लोगों को यह मालूम नहीं, इसलिए बता दूं कि आरक्षण कितने लोगों को था? ब्राह्मण और सेनवी छोड़ करके बाकी सभी को 50% आरक्षण होगा और फिर भी 50% आरक्षण ब्राह्मणों के लिए रहेगा। ये 26 जुलाई 1902 को जो छत्रपति शाहू महाराज का जन्मदिन था, इस जन्मदिन पर शाहू महाराज ने समाज को तोहफा दिया और उन्होंने जो आरक्षण लागू किया वो 2002 26 जुलाई को 100 साल पूरे हुए। आरक्षण लेने वाले जो लोग हैं उनको पता भी नहीं है। प्राइवेटाइजेशन में आरक्षण की मांग करना
और अगर इसका विरोध करते हैं तो ये मनोवादी है, ऐसा कहने वाले जो लोग हैं उनको ये मालूम भी नहीं होगा कि आरक्षण देकर 100 साल हो गए, ये मालूम भी नहीं होगा, क्योंकि इससे कोई लेना देना नहीं है। ये जो हमारे आंदोलन का हथियार है, आंदोलन का मामला है, ये नौकरी का मामला नहीं है, उनको मालूम भी नहीं होगा। 26 जुलाई 2002 को 100 साल पूरे हो गए। हमारे लोगों को दुनिया का इतिहास मालूम होगा, मगर उनको अपना इतिहास मालूम नहीं है। जिन लोगों को अपना इतिहास मालूम नहीं होता और दुनिया का इतिहास मालूम होता है, वो दुनिया का इतिहास मालूम होना चाटने का क्या है? उसको दुनिया का इतिहास मालूम चाटने का, उसका अचार डालने का। अपना इतिहास मालूम नहीं है, दुनिया का इतिहास मालूम है, क्या मतलब है? कोई मतलब है? जो लोग, जो कौम अपना भविष्य निर्माण करना चाहते हैं, उसे अपना इतिहास मालूम होना चाहिए। ये जो बाबा साहब अम्बेडकर कहा करते थे, ये बेफजूल नहीं था, अपना इतिहास मालूम होना चाहिए। तो 26 जुलाई 1902 को छत्रपति शाहू महाराज ने जब आरक्षण लागू किया, तो ये इतिहास मालूम करना भी क्यों जरूरी है? ये इतिहास हमको क्यों मालूम होना चाहिए? क्यों मालूम होना चाहिए? तो इसलिए मालूम होना चाहिए क्योंकि हमारे ज्यादातर लोग खलनायकों का साथ देते हैं। इतिहास इसलिए मालूम होना चाहिए कि आरक्षण का इतिहास अगर मालूम हुआ तो आरक्षण के इतिहास में खलनायक कौन है मालूम होगा, नायक कौन है मालूम होगा। और अगर नायक कौन है, खलनायक कौन है, अगर ये मालूम हुआ तो लोगों को पता चलेगा कि खलनायकों का साथ देना चाहिए या नायकों का साथ देना चाहिए, ये भी मालूम होगा। इसलिए भी ये इतिहास मालूम होना जरूरी है। 26 जुलाई 1902 को जब आरक्षण लागू हुआ, कोल्हापुर संस्थान को एक और संस्थान लागू था, सांगली संस्थान। सांगली पटवर्धन नाम के ब्राह्मणों का संस्थान था, और ये पटवर्धन नाम का जो ब्राह्मण था, उसके संस्थान में ही गांधी हत्या की साजिश वहां रची गई थी। इस सांगली संस्थान से एक ब्राह्मण वकील छत्रपति शाहू महाराज ने जब आरक्षण लागू किया तो वहां गया और छत्रपति शाहू महाराज को मिला और कहने लगा कि महाराज, इससे आपके प्रशासन का जो कार्य क्षमता का ढांचा है ध्वस्त हो जाएगा, आपका राज्य विकलांग हो जाएगा। ये बात जब ब्राह्मण ना उस वकील ने छत्रपति शाहू महाराज को बताई विरोध करने के लिए,